नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 61 पर। तो एमसीक्यू सीरीज में हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 61 पर और आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम के बारे में। यानी साइबर अपराध जो होते हैं, जो आपके राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल किया गया है, यूजीसी नेट में इसको शामिल किया गया है और साथ ही साथ झारखंड पीजीटी के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। और साथ ही साथ यूपी जीटीसी की परीक्षा जो होने वाली है, यूपी जीटीसी की परीक्षा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी साइबर क्राइम वाले टॉपिक को शामिल किया गया है। ठीक है, तो लेक्चर तो हमारे पूरे हो चुके हैं, कोर्स हमारा पूरा हो चुका है, जीडीसी की क्लासेस चल रही हैं और एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस चल रही हैं। आज शाम को हमारा आपके यूजीसी नेट के 10वीं इकाई भी हमारी पूरी हो गई और हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस भी पूरा हो चुका है परीक्षा से 1 महीने पहले ही। ठीक है, तो कल से हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे और कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर प्रतिदिन हो, 25-25 क्वेश्चन के टॉपिक बाय टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि अभी पूरा समय है आपके पास, लगभग 20 से 25 दिनों का समय है। तो 20 से 25 दिनों में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको मिल सके। चलिए, तो साइबर अपराध से हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं? बहुत से लोग जब साइबर अपराध की बात आती है या साइबर क्राइम की बात आती है, तो इससे संबंधित टेक्निकल प्रश्न जो आते हैं उसको पढ़ने लगते हैं। या देखिए, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ना है और भारत सरकार के जो साइबर लॉ हैं उसमें कौन से प्रावधान हैं, उसके संबंध में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न कोई टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा, सामान्य ही प्रश्न पूछा जाएगा और काफी सामान्य चीजें जो आजकल प्रासंगिक हैं और कई सारी चीजें सुनने को मिलती हैं आपको आए दिन, उनके बारे में भी ज्यादा थोड़ा बहुत सोच के रखिएगा। ठीक है, नमस्कार प्रफुल्ल जी, नमस्कार ज्योति जी। तो ये लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, जो लोग भी लाइव क्लासेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन पर निःशुल्क है, इसके लिए कोई फीस नहीं होती है। हाँ, पेपर कल या दो दिन के पेपर नहीं मिले होंगे तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पर भी, टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी, तीनों जगह अपडेट कर दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर। चलिए, तो साइबर लॉ से यानी लेक्चर नंबर 61 में साइबर क्राइम या साइबर अपराध से संबंधित आज हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है कि साइबर लॉ इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो क्योंकि समाजशास्त्र में किताबों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो साइबर लॉ के संबंध में ये किताब जो लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पारदीप माथुर, ठीक है, एस एल कासलीवाल और पीडब्ल्यू सिंह, अरुण मित्तल और डी के वर्मा। ठीक है, चैट बॉक्स में लाइव में अपना आंसर देते जाइएगा, लाइव क्लासेस चल रही हैं ये, तो एप्लीकेशन पर आकर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये निःशुल्क है। आपने चाहे कोर्स परचेस किया हो या नहीं किया हो, आप लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं या रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो जवाब देते जाइएगा साथ ही साथ। तो भाई, साइबर लॉ इंडियन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो जब भी हम साइबर क्राइम वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे संबंधित किताबों को हम पढ़ते ही नहीं है। हमें लगता है कि प्रश्न हमेशा टेक्निकल चीजों से आएगा। ठीक है, कि भाई टॉर्जन हॉर्स क्या होता है, या वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, या किस प्रकार आपके पेगासस क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के हम सोचते हैं कि टेक्निकल वर्ड से या शब्दावली से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, ये समाजशास्त्र की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो साइबर लॉ इंडियन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एस एल कासलीवाल और पीडब्ल्यू सिंह। ठीक है, नहीं मालूम है तो नोट करते जाइएगा, याद हो गया आपको एक टॉपिक। ठीक है, टॉपिक से संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है। दूसरा देखिए, भारत में सीईआरटी इन की भूमिका को सही दर्शाने वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, तो सीईआरटी इन का मतलब क्या होता है? आई एन का मतलब होता है इंडियन। ठीक है, इंडियन साइबर माफ कीजिएगा, इंडियन साइबर आपके ठीक है, इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसे सीईआरटी इन कहते हैं। तो ये क्या भूमिका होती है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, ये कानूनी दंड घोषित करती है। दूसरा, ये पूरे भारत की साइबर घटनाओं की रोकथाम और प्रतिक्रिया का नोडल केंद्र है। ऑप्शन सी, ये सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करता है। ऑप्शन डी, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन की निगरानी करता है। तो काफी सामान्य सा प्रश्न है।
ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अच्छी बात है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो भारत में सीईआरटी इनकी भूमिका क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बट देखिए समान सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नोडल केंद्र की तरह भूमिका काम करता है और बहुत ही भारत की निर्णायक संस्था है, रेगुलेटरी संस्था है अपने आप में। इसका काम होता है भारत में जो भी साइबर घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना। आप देखते ही होंगे कि भारत में हर साल हजारों हमले होते हैं। अभी 2024-25 का ही सरकार डेटा जारी किया गया कि भारत पर एक साल में 22 लाख से ज्यादा हमले हुए, साइबर हमले हुए थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के पूरे साइबर नेटवर्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठीक है, किसकी है, इसी संस्था की होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कथन कारण वाला प्रश्न है। आईटी एक्ट की धारा 66F को अत्यंत कठोर धारा माना जाता है। कभी कभी कुछ धाराएं ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है जो कब आया था, 2000 में आया था। आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में, सन 2000 में आया था। तो सन 2000 में जो आईटी एक्ट लाया गया था, इसकी धारा 66F को अत्यंत कठोर धारा माना जाता है। ये कथन है, कारण क्या है, क्योंकि ये साइबर आतंकवाद को परिभाषित करती है और आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, कथन सही है, कारण सही है, क्या व्याख्या करता है। तो ये आपके चार ऑप्शन आपसे सामने रखे गए हैं। यहां से कभी कभी बड़ा बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है कि धारा जो आईटी एक्ट की धारा है 66F, वो किससे संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो संबंधित किससे है, वो संबंधित है साइबर आतंकवाद से, साइबर टेररिज्म से संबंधित है ये धारा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, ये आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। तो यहां से हमारे तीन प्रश्न बन गए। तो आईटी एक्ट की धारा 66F का प्रावधान क्या है, ये किस अपराध से संबंधित है और इसमें अधिकतम सजा का कितना प्रावधान है। तीन बातें यहां से केवल प्रश्न में ही छुपी हुई हैं। इसलिए सही तरीके से देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 66F ये कहती है कि अगर भारत पर किसी प्रकार का साइबर हमला होता है तो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति क्या माना जाएगा, उस पर कठोर कारावास होगा और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न देखिए, जोड़ी बनाने वाले धारा वाले क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो कानूनी प्रावधान है जो आईटी एक्ट की धाराएं हैं वो धाराएं लिखी हुई हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित जो अपराध हैं वो लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको इसमें कूट में से सही आंसर चुनना होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। धारा कौन सी है, धारा 43A, 66C, 67B और धारा 70। ये चार धाराएं हैं और चार धाराओं से संबंधित चार प्रकार के अपराधों को मेंशन किया गया है। तो जवाब देते जाइए और जोड़ी मिला के आंसर बताइए। देखिए धारा 43A जो है वो किससे संबंधित है, याद रखिए। धारा 66C किससे संबंधित है, 67B किससे संबंधित है और धारा 70 किससे संबंधित है। ध्यान से पढ़ लीजिए आराम से, उससे संबंधित फिर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके जो कूट है वो यहां दिए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आंसर देखते हैं। तो 43A जो है, धारा 43A जो है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है सेंसिटिव डेटा से। जो संवेदनशील आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, इसकी सुरक्षा की बात होती है। इसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो धारा 43A के तहत उसे अपराध माना जाएगा। धारा 66C जो है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है, याद रखिए, आपकी पहचान से, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी बहुत से होता है ना कि आपका फर्जी अकाउंट बना लिया या फर्जी आपके फेसबुक पेज बना के उस पर कोई जालसाजी करने लगे, तो उसके संदर्भ में धारा 66C कहती है। धारा 67B बात करती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। चाइल्ड सेक्सुअल जो कंटेंट होता है, बच्चों से संबंधित जो अश्लील सामग्री होती है, इसको अपराध घोषित करती है धारा 67B। और जो धारा 70 है ये संबंधित है किससे, क्रिटिकल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, याद रखिएगा। तो ये हो गया हम सबका, देखा जाए तो 4 2 3 1। ठीक है, तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 2 3 1। धारा वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कभी कभी सिंगल धाराओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 43A क्या है, 67B क्या है, धारा 70 क्या है। तो सिंगल क्वेश्चन से भी आपके कम से कम 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अब आता है साइबर एक्सपोनिजेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। साइबर एक्सपोनिजेस का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन ए मेलवेयर भेजकर सिस्टम लॉक करना, ऑप्शन बी संवेदनशील सरकारी या संगठनात्मक जानकारी चुपचाप चुराना, ऑप्शन सी वेबसाइट को डिफेंस करना और ऑप्शन डी सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाना। तो हम साइबर अपराध की जब हम पढ़ाई करते हैं या साइबर अपराध के टॉपिक को तैयार करते हैं तो नॉर्मली हम बड़े बड़े फर्रे तैयार कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद जी। नमस्कार। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइबर एक्सपोलिजेस का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो साइबर एक्सपोलिजेस अपने आप में क्या है, ये जासूसी संबंधित शब्द है अपने आप में। इसका मतलब होता है जासूसी करना। ठीक है, तो संवेदनशील जो सरकारी और संगठनात्मक जानकारी होती है उसे चुपचाप चुराना, बिना किसी के सामने आए, बिना पर्दे के पीछे से रहते हुए सरकारी जानकारी या सरकारी जो सूचनाएं होती हैं, सरकार की जो संवेदनशील डेटा होता है, फाइलें होती हैं, उसमें से डेटा निकालना। ठीक है, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, साइबर एक्सपोलिजेस शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल सिग्नेचर आजकल खूब इस्तेमाल होता है। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता सुनिश्चित करता है। कारण है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश की नॉन रेपुटेशनल इंटीग्रिटी एंड अथॉरिटी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो कथन भी लिखा है, कारण भी लिखा है और खूब आप शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। आजकल आप रजिस्ट्री कराइए मकान खरीदते समय या प्रॉपर्टी खरीदते समय, या आप जीएसटी की बात करें, हर जगह पर डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है और किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जा सकता है, या वो कौन सा सही इसका आंसर होगा। हाँ बताइए। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता सुनिश्चित करता है, ये तो सही बात है, यानी कथन तो सही है। कारण क्या है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश की नॉन रेपुटेशनल इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करता है। तभी तो हमने क्या किया है, आईटी एक्ट की धारा के अंतर्गत, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत हमने डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी है। डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता मिलने के चलते ही भारत में आज ई कॉमर्स सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर पाया है। आज आप देखते हैं सरकारी दस्तावेज आप मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र हो या आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, आसानी से क्यों उपलब्ध होने लगे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से अभी हमने किताब पढ़ी देखी थी, उससे संबंधित किताबों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में किताबों से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो साइबर क्राइम में भी कई सारी किताबें, ऐसी फेमस किताबें हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे पुस्तकों के नाम और पुस्तकों के लेखकों के नाम दिए गए हैं, आगे इसमें कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से पुस्तकों को देख लीजिए। विलियम स्टेलिंग, पीवी सिंह, रोहन नागपाल और नेल्सन फिलिप्स एंड स्टुअर्ट। ठीक है, ये 4 लेखकों के नाम हैं और ये 4 किताबों के नाम हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तुक्का मारिए कम से कम, क्योंकि कभी कभी ऐसी किताबों के नाम आ सकते हैं और पेपर बहुत टफ हो सकता है। अब देखा जाए तो इसमें 4 प्रश्न भी हैं, हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेटवर्क सोसाइटी के लेखक कौन है, या इंडियन साइबर लॉ बुक किसने लिखी है, या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के लेखक कौन है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो विलियम स्टेलिंग ने कौन सी किताब लिखी है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रोहस नागपाल ने कौन सी लिखी है, नेल्सन फिलिप्स ने कौन सी लिखी है। एक किताब बड़ी फेमस है, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ये किताब किसकी है, नेल्सन फिलिप्स और स्टुअर्ट ने लिखी थी, 3 लोगों ने मिलकर किताब लिखी थी। तो ये किताब तो कई फेमस है, अगर इससे आंसर भी निकाला जाए, अगर आपको एक किताब का मालूम भी है तभी आप आंसर निकाल देंगे, क्योंकि इस सभी 4 किताबों में से, ठीक है, सबसे फेमस किताब नेल्सन की किताब है, नेल्सन फिलिप्स और स्टुअर्ट की। ठीक है, कौन सी है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। बाकी अगर आपने नाम नहीं भी सुना हो तो इस किताब का नाम तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, ये किताब काफी फेमस मानी जाती है, विश्वविख्यात किताब है अपने आप में, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, यानी डी का 3 है, और डी का 3 है तो सीधी सी बात है आप आंसर लगा सकते हैं, यानी 2 तो नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ए और डी में से एक बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को, आंसर को छाट सकते हैं। विलियम स्टेलिंग की बात करें या पीवी सिंह की बात करें, देखते जाइए, बताइए। चलिए, बहुत से लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। ठीक है, ये बीओसी हटा दिए बहुत से लोगों ने, मालूम पड़ेगा कि डी का 3 है तो बीओसी तो नहीं हो सकता। ध्यान समझ लीजिए इस किताब इसको। माफ कीजिएगा। ठीक है, विलियम स्टेलिंग की बात करते हैं, तो विलियम स्टेलिंग ने कौन सी किताब लिखी है, नेटवर्क सोसाइटी, ये विलियम स्टेलिंग की किताब का नाम है।
रोहास नागपाल की किताब का नाम क्या है? साइबर लॉ। और पीवी सिंह की किताब का नाम क्या है? इंडियन साइबर लॉ बुक। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 2, 4, 1 और 3। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कम से कम अपनी किताब में इन चारों लेखकों की किताबों के नाम जरूर लिख लीजिएगा, नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। यूपीपीसीएस के जीडीसी के सिलेबस में टॉपिक है आपके साइबर क्राइम, और इंटरनेट की लत भी है। इंटरनेट की लत वाले पे अलग से टॉपिक कराया जाएगा आपको। ठीक है, यूट्यूब पे हमने वीडियो अपलोड भी किया है, इंटरनेट की लत से जुड़ा 40 मिनट का लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था यूपीजीटीसी से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, डी फेक। खूब शब्द का इस्तेमाल हो रहा है आजकल इसका। कई सेलिब्रिटी के डी फेक वीडियो बनते रहते हैं, आपने आए दिन देखा भी होगा। बिहार चुनाव में भी बड़े पैमाने पर डी फेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। तो डी फेक तकनीक किस पर आधारित होती है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, लेकिन कारण क्या है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि खूब चर्चा में बिहार चुनाव में इस्तेमाल हुआ बड़े पैमाने पर। देखिए जो एक्ट्रेस हैं या सेलिब्रिटी हैं, उनके डीफेक वीडियो का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। आज कई सारे न्यूज एंकरों का डीफेक वीडियो चलता रहता है, जहां आपका गैम्बलिंग साइट का विज्ञापन चलाया जाता है। सट्टा खेलने और रमी सर्कल पे कई सारी एप्लीकेशन जो हैं, फर्जी एप्लीकेशन, वो आजकल डीफेक का इस्तेमाल करती हैं, ताकि देखने वाले को कहीं ना कहीं ऑथेंटिफिकेशन लगे कि हाँ, जाने माना एक्टर इसका विज्ञापन कर रहा है। तो डीफेक से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो थोड़ा टेक्निकल है, देखिए प्रश्न तो काफी प्रासंगिक है अपने आप में। ठीक है, तो डीफेक तकनीक किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, सीक्यूएल, क्यूरीज और पॉकेट्स स्निफिंग। ठीक है, कौन से मॉडल पर आधारित होता है डीफेक आपके तकनीक? तो सबसे पहली बात तो उसका आंसर समझ लीजिए, ये है, याद रखिए, न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इस न्यूरल नेटवर्क को ही कभी कभी हो सकता है न्यूरल नेटवर्क ना लिखा है, उसकी जगह पे क्या लिखा जाए? गैन आ जाए। इसे गैन नेटवर्क भी कहा जाता है। इसी पर आधारित होता है डीफेक सिस्टम। बात आती है ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन याद रखिए क्रिप्टो करेंसी का बेस है अपने आप में। जो दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, ठीक है, जो भी आप देखते होंगे, वो सारी बिटकॉइन सिस्टम जो है वो आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगला देखिए, साइबर क्राइम एक ग्लोबल इशू पुस्तक के लेखक कौन है? अब साइबर क्राइम से संबंधित किताबों से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके पास 5-6 राइटर हैं जिसकी किताबें आपने देख ली हैं। यहाँ से किताब वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो बुक से संबंधित रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे, चाहे यूजीसी नेट की बात करें, चाहे यूपी जीडीसी की बात करें, या झारखंड पीजीटी की बात करें, ठीक है, राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, कम से कम क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम में ग्लोबल इशू पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है। राहस नागपाल, ठीक है, फर्दिनंद डी लीमा, अनिरुद्ध गोयल, अजय कुमार। वैसे क्वेश्चन में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, या तो आपको मालूम है या तो नहीं मालूम होता है, या पढ़ने में कभी सुना होगा तो आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर क्या है? फर्दिनंद डी लीमा। ठीक है, अगला है डार्क वेब। कई बार शब्द का इस्तेमाल होता है आजकल, बहुत से लोग कहते हैं डार्क वेब पे हमने ये प्राप्त किया। देखिए, बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी, बड़े पैमाने पर रैंसमवेयर, बड़े पैमाने पर आप देखिए ड्रग्स का जो कारोबार है वो डार्क वेब के माध्यम से होता है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन शब्द जो है वो काफी प्रासंगिक हो चुका है। कई जगह पर आप देखते हैं, ब्रॉडकास्ट में, न्यूज में कई बार सुनने को मिलता है। तो ये डार्क वेब शब्द जो है किस तकनीक पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डार्क वेब तकनीक किस तकनीक पर आधारित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो और ओनियन रूटिंग, एसएसएल सर्टिफिकेट, एसक्यूएल डेटाबेस, मैक एड्रेस आपके फिल्टरिंग, कौन सी तकनीक पर आधारित है डार्क वेब? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में याद कर लीजिए। ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप जाके पहले पता करें, उसका फुल फॉर्म देखें और फिर आप उसको नोट्स में लिखें। नहीं, एक प्रश्न आना है हमारा, और वो भी समाजशास्त्र के संदर्भ में आना है। हम कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? तो और ऑनियन रूटीन इस तकनीक पर आधारित होता है डार्क वेब। अगला है, कौन सा हमला क्रेडेंशियल स्टफिंग कहलाता है? अब देखिए, बड़ा शब्दावली से जुड़ा क्वेश्चन है, टर्मोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्रेडेंशियल स्टफिंग कहलाता है कौन सा हमला? कई प्रकार के हमले होते हैं, साइबर हमले होते हैं। पहला, चोरी हुए पासवर्ड को कई साइट पर स्वतः परीक्षण करना, फर्जी प्रमाण पत्र बनाना, सर्वर पर वायरस डालना, वेबसाइट को डिफेंस करना। तो भाई देखिए, क्रेडेंशियल स्टफिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंसर देते जाइए सभी लोग। ठीक है, कारण यही है, यूजीसी नेट में क्या होता है, सिलेबस में हम देखें ज्यादातर लोग
असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं बहुत से लोग, वो बेसिक टॉपिक तो सब पढ़ के रखते हैं, मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, सब पढ़ेंगे। लेकिन अपने आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक भी शामिल किए गए हैं। जैसे यूपी पीजीटी के, यूपी जीटीसी, यूपी पीसीएस के, जीटीसी के सिलेबस में इंटरनेट की लत, ये भी शामिल किया गया है, साइबर क्राइम भी शामिल किया गया है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट वो परंपरागत समाजशास्त्र से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, 10 यूनिट हैं आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। शुरू की जो 5 यूनिट हैं, लोग उसी में लगे रहते हैं। आखिरी के पीछे की जो 5 यूनिट हैं, ठीक है, जिससे आज के ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो सिलेबस हमेशा पूरा रखिए। ठीक है, अगर 10 यूनिट है तो 10 की 10 यूनिट तैयार कीजिए। देखिए, तो क्रेडेंशियल स्टफिंग का मतलब क्या होता है? भाई आपने कहीं से डेटा चुरा लिया, अब उस डेटा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का डेटा चुराया, उसके कई सारे पासवर्ड चुरा लिए। अब उस पासवर्ड को आप कई सारे बैंकिंग सिस्टम में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कई जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो आपका डेटा खुल ही जाएगा। तो चोरी हुए पासवर्ड को आपने चुराया और पासवर्ड को आपने कई साइट पर अपना स्वतः परीक्षण किया। आपने जीमेल भी खोल लिया, आपने इंस्टाग्राम भी पता किया, हर जगह पर उस पासवर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी को कहते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग। अगला है, किस प्रकार के साइबर हमले में ईमेल स्पूफिंग का प्रमुख घटक होता है? कई बार आप देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं हमें ईमेल आया था, जैसे क्लिक किया, ठीक है, या हमने उस पर फॉर्म फिल किया, हमारा डेटा चला गया, या हमारी प्राइवेसी का हनन हो गया, हमारी बहुत से हमें इकोनॉमिक रूप से हानि हुई। तो कई बार ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। भाई कौन सा हमला साइबर हमला है जिसे ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है? ठीक है, सीईओ फ्रॉड, रैंसमवेयर, सीक्यूएल इंजेक्शन या डीडॉक्स। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों को मैसेज आते हैं और कंपनी के बड़े पोस्टों से या किसी भी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या बड़े ऑथेंटिक लोग जो हैं, उनके ऑफिशियल लेटर की तरह दिखता है वो कभी कभी। तो इसे कहते हैं सीईओ फ्रॉड। यानी जब कंपनी के मैनेजमेंट के, बड़े मैनेजमेंट के स्तर से कोई ईमेल आता है आपके पास और आप उसको ऑथेंटिक रूप से सही मान लेते हैं या उसको ओपन कर लेते हैं, तब आपके साथ इस प्रकार का अटैक हो जाता है, इस प्रकार की त्रासदी हो जाती है। अगला है, किस नीति दस्तावेज ने भारत में साइबर सुरक्षा के लिए चरणबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो चरणबद्ध रूपरेखा जो प्रस्तुत की है भारत में साइबर मामलों को लेकर, तो अगर हम देखा जाए तो अभी हमने धाराएं पढ़ी थी, वो धाराएं आईटी एक्ट की धाराएं हैं। लेकिन आईटी एक्ट में याद रखिए पहले आ चुका था, भारत में साइबर पॉलिसी बाद में आई है। और भारत में जो साइबर सुरक्षा के लिए चरणबद्ध तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लागू की गई, तो आंसर क्या आएगा? 2013 में लागू की गई। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन कभी कभी डेटाबेस प्रश्न भी आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मेलवेयर स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदर्शित करता है? अब आपने पढ़ा ही होगा, वायरस है, मेलवेयर है, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो किस प्रकार का मेलवेयर स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदर्शित करता है? टॉर्जन, वॉर्म, रूटकिट या एडवेयर? ठीक है, आपने एक कहानी सुनी होगी टॉर्जन हॉर्स वाली। ठीक है, देखिएगा, बड़ी फेमस कहानी है। और ये वायरस या मेलवेयर जो होता है इसी तरह से आता है, वो किसी भी तरीके से छुप छुपा कर हमारे पास पहुंच जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो सही है, लेकिन अपनी प्रतिलिपि बनाना शुरू करता है और अंदर हमारे सिस्टम में प्रवेश कर कर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। इसे कहा जाता है टॉर्जन। तो आपने टॉर्जन वॉरफेयर के नाम सुना होगा, ठीक है, या टॉर्जन वॉर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। रूट किट का उपयोग सिस्टम में छुपे रहने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिए ये भी मॉलवेयर है। तो रूट किट का उपयोग सिस्टम में छुपे रहने के लिए किया जाता है, ये कथन है। कारण, रूट किट अपनी उपस्थिति लॉग फाइलों में जोड़कर स्पष्ट संकेत देता है। अब प्रश्न यह है कि कौन सा कथन सही है इसमें से? ठीक है, बताइए। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए पेपर टफ लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने समाजशास्त्र में वही टॉपिक कवर किए होंगे। दुर्खिम है, मैक्स वेबर है, जाति व्यवस्था, विवाह, नातेदारी, परंपरा, ठीक है, कृषक ग्रामीण व्यवस्था, या आपके लोक समुदाय। लेकिन अभी भी आपके सिलेबस में देखा जाए तो बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा हो चुका है ज्यादातर एग्जामों में, परीक्षाओं में, जो मूलतः परंपरागत समाजशास्त्र में शामिल नहीं होता था, जो आपने बीए में नहीं पढ़ा होगा।
इसलिए अपने पूरे सिलेबस को कवर कीजिए। ठीक है, तो रूटकिट का उपयोग सिस्टम में छुपे रहने के लिए किया जाता है, ये सही बात है। लेकिन ये गलत बात है कि रूटकिट अपनी उपस्थिति को लॉग फाइलों में जोड़कर स्पष्ट संकेत देता है। स्पष्ट संकेत देता ही नहीं है, वो छुपा रहता है और छुपे रहते हुए काम करता है, कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें में से कौन सा कथन सही है? यहां पे पहले क्वेश्चन को देखा कीजिए, कौन सा कथन सही है? CERT इन कानून लागू करती है। IT एक्ट 2000 साइबर अपराधों के सभी प्रकारों को परिभाषित करता है। 67B बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री से जुड़ा हुआ है। 43 साइबर आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको जोड़ी बनाने वाले प्रश्न के रूप में भी आ सकते हैं या डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिएगा, तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि CERT इन जो है वो कानून लागू नहीं करती है, वो साइबर सुरक्षा के कदम उठाती है। ठीक है, IT एक्ट 2000 साइबर अपराधों के सभी प्रकारों को परिभाषित करता नहीं, सभी प्रकार के अपराधों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा 67B बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री की बात होती है, ये सही बात है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है IT एक्ट 2000 के धारा 66B के अंतर्गत, यानी ये सही इसका आंसर है। अगला है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मंत्रालय के अंतर्गत है? देखिए, ध्यान समझिएगा, इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, इसे याद रखिएगा IC4 कहा जाता है। ठीक है, बहुत से लोग कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है IC4 जो यूनिट है वो कौन से मंत्रालय में आती है? IC4 क्यों कहते हैं? I का मतलब तो है इंडियन और C 4 बार आता है इसमें, देखिए साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो 4 बार C आता है, इसलिए इसको IC4 भी कहा जाता है। इस सेंटर का नाम शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में IC4 ही पूछ लेंगे आपसे। तो IC4 किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय या मेरिट के अंतर्गत? ठीक है, बताइए। याद रखिए, इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल आपकी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, याद कर लीजिएगा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अगर सोशियोलॉजी के कठिन प्रश्न आएंगे तो वो अवधारणाओं से आएंगे, वो दुर्खिम से आएंगे, ठीक है, एडवर्ड सईद से आएंगे, पियरे वार्दू से आएंगे। वो साइबर क्राइम से तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे ना आपसे, समाजशास्त्री होने के नाते। तो इतनी सिंपल क्वेश्चन तो आपको मालूम होने चाहिए। अगला है, साइबर स्वच्छता केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइबर स्वच्छता केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, I4C या IC4 भी कहते हैं, I4C, बुद्धि पोर्टल, CERT इन या स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत 2.0, तो किस नाम से जानते हैं हम, ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र को? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम पड़ ही गया होगा। I4C तो हो नहीं सकता, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। CRTN ये भी काम नहीं करता है। स्वच्छ भारत अभियान तो अलग चीज है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या है? बुद्धि पोर्टल। तो साइबर स्वच्छता जो केंद्र है उसे बुद्धि पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साइबर अपराध गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के विरुद्ध माना जाता है? यानी सरकार के विरुद्ध भी है और समाज के विरुद्ध भी इसे अपराध माना जाता है। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है, ईमेल चोरी, पासवर्ड चोरी, साइबर अपराध या फोटो एडिटिंग? फोटो एडिटिंग नहीं हो सकती। हाँ, फोटो एडिटिंग तब होती है जब डी फेक होता है तो उसको अपराध मानते। नॉर्मली 50 लोग लाखों लोग फोटो एडिटिंग करते हैं। ईमेल चोरी, पासवर्ड चोरी जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, वो राष्ट्र के विरुद्ध नहीं होता है। लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जो होता है उसे हम साइबर वॉर कहते हैं या साइबर वॉरफेयर कहते हैं, साइबर युद्ध कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी तकनीक फिशिंग में इस्तेमाल होती है? ठीक है, मछली पकड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चारा डालकर लोगों को लालच देना। ठीक है, कि आपकी 5 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई है, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, इस प्रकार के लालच देकर किसी को फंसाना फिशिंग कहलाता है। तो फेक लॉगिंग पेज के माध्यम से, वाईफाई जैमिंग के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से या क्वांटम इंक्रिप्शन के माध्यम से। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी तकनीक में फिशिंग में इस्तेमाल होती है, कौन सी तकनीक फिशिंग में इस्तेमाल होती है? तो कई बार आप देखते हैं कि आपको फर्जी पेज बनकर आता है, यानी आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है या किसी भी ऐसी बड़ी कंपनी में आप ऑर्डर करते हैं या कुछ काम करते हैं, तो कभी कभी फेक लॉगिंग पेज बनकर आता है। आप सारी इंफॉर्मेशन उस जगह पर फिल कर देते हैं। जैसे आजकल बैंकों के देखिए कई सारे ऐसे
एप्लीकेशन आ गए हैं जो लगते हैं बैंक के एप्लीकेशन हैं, जबकि बैंक के एप्लीकेशन नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पूरा बनावट, उनका पूरा आर्किटेक्चर, ठीक है, लॉगिन पेज पूरा बैंक की तरह दिखता है। तो इसे कहते हैं फिशिंग, यानी फेक लॉगिन पेज का इस्तेमाल करना। अगला है सॉफ्टवेयर पायरेसी किस प्रकार का अपराध है? आपने देखा होगा भाई, विंडो 11 आया, विंडो 12 आता है, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर आते हैं तो बहुत से लोग पायरेटेड डलवाते हैं बाहर से, ठीक है, क्योंकि महंगा होता है। आप ओरिजिनल डलवाएंगे ऑफिशियल तो वो महंगा पड़ता है, तो बहुत से लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं, नकली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस प्रकार का अपराध होता है? व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है, सरकार के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है? तो पायरेसी को हमेशा, क्योंकि एक कंपनी को आर्थिक हानि हो रही है, इसलिए इसको संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है, आपने कोई सरकारी डेटा नहीं चुराया है, याद रखिए, ना तो आपने कोई राष्ट्र की सुरक्षा पे कोई खिलवाड़ किया है, आपने एक व्यक्ति के मुनाफे पे हाथ डाला है। एक व्यक्ति ने पूरी मेहनत से अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो अपने इंटेलेक्चुअल जो राइट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लेकिन आपने उसको चुरा लिया, तो उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जो उसको फायदा मिल सकता था, तो ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, साइबर आतंकवाद में अधिकतम दंड क्या हो सकता है? अभी हमने चर्चा करी थी, ठीक है, धारा 66F में ये प्रावधान किया गया है कि अगर साइबर आतंकवाद में कोई व्यक्ति शामिल है तो उसे अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है। पहला, फिशिंग सरकारी नेटवर्क हैक करना, रैंसमवेयर फिरौती मांगने वाला हमला, साइबर युद्ध व्यक्तिगत ईमेल चोरी, स्टॉकिंग बैंक फ्रॉड। तो इसमें कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो फिशिंग तो सरकारी नेटवर्क हैक करना फिशिंग नहीं है। फिशिंग में तो ये होता है लालच देना, ठीक है, फर्जी ईमेल भेजकर या आपके फेक आपके लॉगिन पेज बनाकर किसी को फंसाना, इसे कहते हैं फिशिंग, यानी ये तो सही नहीं हो सकता। साइबर युद्ध व्यक्तिगत ईमेल चोरी साइबर युद्ध नहीं है। सरकार के जो बड़े संस्थान हैं, देखिए परमाणु संयंत्र हैं या डैम हैं, उन पर कोई हमला होता है, इसको साइबर हमला कहेंगे। आपका व्यक्तिगत ईमेल चोरी साइबर युद्ध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा स्टॉकिंग में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति की निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो बैंक फ्रॉड नहीं होता है। बचा क्या? रैंसमवेयर। आपने खूब देखा होगा, बीच में खूब चर्चा में रहा था, 2021-20 में भी एक रैंसमवेयर आया था, जैसे विंडो के पूरा का पूरा 2020-21 में विंडो का पूरा सिस्टम कमजोर पड़ गया था माइक्रोसॉफ्ट का, रैंसमवेयर के चलते, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या है? आपको कोई सॉफ्टवेयर डाला भेजा था वायरस, उसको हटाने के बदले में फिरौती मांगी जाती है। अभी 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, दिल्ली में, नई दिल्ली में एम्स पर, जो अखिल भारतीय हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका पूरा डेटा चुरा लिया था हैकर्स ने, और उसमें फिरौती मांगी गई थी बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिरौती मांगने वाला हमला, रैंसमवेयर। ये सही आंसर है इसका। अगला है, आईटी एक्ट 2000 किस प्रकार के दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देता है? अभी इसकी चर्चा हमने बीच में की भी थी। पहला, केवल पेपर डॉक्यूमेंट को मान्यता देता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देता है, केवल बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड को मान्यता देता है, या ऑडियो रिकॉर्ड को मान्यता देता है। अभी चर्चा हमने करी थी, डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता मिली हुई है आईटी एक्ट के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो ये बड़ा आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को। आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके घर पे जो बिल आता है, या आप कभी आजकल देखिए, अगर आपने क्रोमा से कोई सामान खरीदा है तो वो कहते हैं कि आपको मैसेज पे आ जाएगा बिल, या बड़े स्टोर से कोई सामान खरीदते हैं आप देखिएगा तो आजकल आपको बिल नहीं देते हैं, आपकी ईमेल पर ही बिल आ जाता है। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी गई है, उसे ही ऑफिशियल माना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बड़े ही सिंपल थे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन शामिल हो गए इसमें, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन शामिल करने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन कुछ प्रश्न हमें ऐसे मिले थे जो किताबों से पूछे गए हैं, जो बुक से संबंधित प्रश्न थे। इसलिए 2 से 3 प्रश्न आपने देखे होंगे बुक से संबंधित थे। उससे आपको 4-5 राइटरों के नाम मालूम हो गए होंगे कि जिन्होंने साइबर अपराध से संबंधित किताबें लिखी हैं, जो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धाराओं वाले जो क्वेश्चन है 43, 67B, ठीक है, इस प्रकार के धाराओं वाले क्वेश्चन का चार्ट बनाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा यूजीसी नेट का दिसंबर में जो एग्जाम होना है उसका सिलेबस आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यूपी जीआईसी का हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, यूपी पीजीटी का सिलेबस कवर हो चुका है, बिहार पीजीटी का, झारखंड पीजीटी का, जिसके नोटिफिकेशन आया था 2 महीने पहले,
उसके 67 टॉपिक्स जो सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो नहीं है झारखंड पीजीटी का एग्जाम, और ना अभी हाल फिलहाल है यूपी जीडीसी और यूपी जीआईसी। तो जीआईसी के 9 यूनिट हैं वो पूरी हो चुकी हैं, यूपी जीडीसी में 10 यूनिट हैं, यूपी जीडीसी का हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एमपी सेट का भी हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यूजीसी नेट की तरह का ही सिलेबस सेट में होता है, इसलिए 11 जनवरी को आपका एमपी सेट का एग्जाम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारी, वो यूपी पीसीएस के जीडीसी के लिए है और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, एग्जाम होने की संभावना अप्रैल या मई में है। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सेट तभी होता है जब एपी आने की संभावना होती है। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो? जी हाँ, आपको इसका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों में ये होता है कि भाई जब आप पीडीएफ से एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं पीडीएफ, तो फ्रंट साइज चेंज हो जाता है कभी-कभी। इसलिए आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, तो फ्रंट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा कई सारे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं ऑनलाइन भी, एप्लीकेशन पर जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सबके लिए निःशुल्क हैं। क्लासेस पेड है हमारी, लेकिन टेस्ट सीरीज निःशुल्क होती हैं। टेस्ट सीरीज की जो लाइव क्लासेस है ये भी निःशुल्क होती हैं। बहुत से लोग केवल यूट्यूब पर देखना चाहें तो यूट्यूब पर इसके अपलोड कर दिया जाता है लेक्चर को। तो कुल मिलाकर 61 लेक्चर हो चुके हैं। इससे संबंधित हर टॉपिक से संबंधित हमने टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, तो यूट्यूब पर जाके जरूर देख लीजिएगा सब कुछ। ठीक है, तो कल से हमारे, आज तो हम केवल अभी डेली 25 क्वेश्चन ही करा पा रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन ही करा पा रहे हैं, लेकिन कल से लेक्चर की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस हमारा पूरा हो गया है। तो उसका जो टाइम बचेगा हमारा, अब आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कराना हमारा पर्पस होगा। तो 1 महीने का समय बचा है। ठीक, 18 तारीख को एग्जाम है आपका, 18 दिसंबर को राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसके बाद आपका एग्जाम है, याद रखिए, यूजीसी नेट का। तो लगभग आने वाले दिनों में, 20 से 25 दिनों में कई सारे पेपर, कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे लाइव क्लासेस में। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अभी अपलोड किया जाएगा, तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का भी, माफ कीजिएगा, इंस्टाग्राम तो यूज नहीं करते, टेलीग्राम का भी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और हमारे एप्लीकेशन का भी, जहां से आप जुड़कर लाइव लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कल चर्चा करेंगे, और कल हमारा टॉपिक होंगे 3 से 4 टॉपिक होंगे। तो कल हमने अवलोकन वाले टॉपिक पे चर्चा करी थी, इससे पहले वैज्ञानिक पद्धति पे हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हमने साइबर क्राइम से संबंधित टॉपिक पर पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की और यूपी पीसीएस के जीडीसी की। तो जो लोग भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।